हेलो स्टूडेंट, साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका जो चैप्टर चल रहा था 8 नंबर का, जिसमें हम पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में यहाँ से पढ़ रहे थे। तो पवन, तूफान और चक्रवात क्या होते हैं, इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। पॉइंट नंबर पवन के बारे में समझा था, चक्रवात कैसे आते हैं, तूफान, इनके बारे में हमने कुछ पॉइंट यहाँ से पढ़े थे। हमने पॉइंट नंबर 8.1 वायु दाब डालती है। अब वायु जो होती है दाब कैसे डालती है, इसके बारे में हमने एक क्रियाकलाप, एक प्रयोग करके देखा था। क्रियाकलाप 8.1। इस क्रियाकलाप से हमने ये जाना था कि पवन जो होती है, वायु जो होती है, वो दाब किस प्रकार से डालती है किसी वस्तु के ऊपर। ठीक है। अब हमें इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है 8.2, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। तो इसके बारे में हमें आज पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। क्रियाकलाप 8.2 को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें समझ में आएगा कि वेग बढ़ने पर वायु दाब कैसे घट जाता है। कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ से कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम माप की गेंद जैसा आकार बनाइए। क्या करना है कि कागज के टुकड़े को लेना है और उसकी क्या बनानी है, गेंद। उस गेंद को क्या करना है, कम माप की जो गेंद है उसको एक खाली बोतल में क्या करना है, पकड़ करके डालना है। ठीक है। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रखिए। क्या करना है, जैसा कि चित्र में इसमें दर्शाया गया है कि एक जो कम माप की गेंद है उसको बोतल के कहाँ पर रखा गया है, मुख के पास रखा गया है। अब उसमें क्या करना है, फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। क्या करना है कि बोतल में फूंक मारनी है और इस गेंद को अंदर की ओर धकेलने का या डालने का प्रयास करना है। ठीक है। तो क्या ये गेंद अंदर जाने का प्रयास करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में हम आगे और जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। इस क्रियाकलाप को विभिन्न आमाप की बोतलों के साथ करने का प्रयास कर सकते हो। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहेली और बूझो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए, यानी कि इस प्रश्न पर विचार किया जाए, क्या वो कम माप की जो कागज की गेंद है, क्या वो बोतल के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। कि कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है। ठीक है। इसके बारे में अभी आगे जानेंगे। क्रियाकलाप नंबर 8.3। ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है कि गुब्बारों को फुलाना। गुब्बारों को फुलाने से संबंधित क्रियाकलाप है, इसको समझते हैं। लगभग समान आमाप के 2 गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। क्या करना है, गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लेना है। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़, या तो स्पोक से बांधना है अथवा किसी छड़ से 8 और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। चित्र 8.4 में दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। ठीक है। दोनों गुब्बारों के बीच में फूंक मारनी है। ये जो स्थान है दोनों गुब्बारों के बीच में, इसमें फूंक मारनी है। तो फूंक मारने से क्या गुब्बारों की क्या गति होती है, उसके बारे में यहाँ से हमें जानना है। आपके विचार में क्या होना चाहिए, आप क्या देखते हैं। गुब्बारों के बीच फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या क्या उनमें परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। इसके बारे में भी अभी आगे दिया गया है। क्रियाकलाप नंबर 8। क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं। कि ये कागज की जो पट्टी है उसको फूंक मारना है, और फूंक मारने के पश्चात वो क्या कागज की पट्टी ऊपर उठेगी या नीचे ही रहेगी। देखिए चित्र में आपको 8.5 में एक चित्र दिखाया गया है, कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारना। इसमें देखिए
एक जो कागज़ की पट्टी है इसमें फूंक मार रहा है तो कागज़ की पट्टी पहले ऊपर उठ रही है, ठीक है, और दूसरे वाले चित्र में क्या है, नीचे की तरफ। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज़ की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे। किसकी ओर लटका रहे, नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र 8.5 में दिखाया गया है। अब कागज़ की पट्टी के ऊपर फूंक मारिए। पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी, ठीक है। बूझो क्या सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी, जबकि पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी। आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करते हैं? आइए हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3 और 8.4 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्रियाकलाप 8.2, 8.3 और 8.4 में हमने जितने भी प्रेक्षण किए उनसे क्या रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट के बारे में हमें यहाँ से जानना है। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप हैं, अर्थात वे वैसे ही हैं जैसे आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है? जैसे जैसे पवन, यानी कि पवन का मतलब जैसे जैसे हम हवा के मान को बढ़ाते जाते हैं, वेग के मान को बढ़ाते जाते हैं, वैसे ही जो दाब है, वायुदाब, वो कम हो जाता है। और जानते हैं इसके बारे में अभी। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं, क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। अब यहाँ से हमें जितने भी क्रियाकलाप किए थे उन क्रियाकलापों से जो भी निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए उस निष्कर्षों के बारे में यहाँ से समझेंगे। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो फूंक के जो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। जैसे ही फूंक मारते हैं तो जो बोतल के पास वाला जो भाग है वहाँ पर क्या हो जाता है, वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहाँ वायुदाब घट जाता है, ठीक है। जहाँ पर आपने अब ये समझा यहाँ से, जैसे ही फूंक मारते हैं यानी कि वहाँ पर वायु का वेग अधिक है और वायु का वेग अधिक हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वायुदाब घट जाता है। वेग अधिक होने पर वायु का क्या हो जाता है, वायुदाब घट जाता है। अब देखते हैं आगे। बोतल के भीतर वायुदाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, बोतल के मुख पर तो वायुदाब कम हो जाता है, लेकिन उससे आगे वाला जो भाग है बोतल का उसमें वायुदाब अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की जो वायु है गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है, यानी कि आंतरिक जो भाग है उसका अंदर वाला भाग है बोतल का उसमें वायुदाब अधिक है, जबकि उसके मुख पर बोतल के वायुदाब कम होता है। तो इसलिए जो कागज़ की गेंद है वो अंदर जाने की अपेक्षा क्या आ जाती है, बार बार फूंक मारने पर बाहर ही आ जाती है, यानी कि बाहर उसको वायुदाब क्या करता है, धकेलने की कोशिश करता है। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारों के बीच फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं, यानी कि एक दूसरे के समीप आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तभी संभव हो सकता है जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए, यानी कि दोनों गुब्बारों के बीच जो वायु दाब है वो कम हो जाए। तब गुब्बारों के दूसरी ओर का जो वायु दाब है उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा कि जब आप कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। जैसे ही फूंक मारते हैं तो यह पट्टी क्या हो जाती है, ऊपर की ओर उठ जाएगी। पुनः ऐसा तभी ही संभव होगा, लेकिन पुनः यानी कि दोबारा में यह तभी संभव होगा कि जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। यदि पट्टी के ऊपर दाब अधिक है तो वो पट्टी क्या होगी, फूंक मारने पर ऊपर उठने की अपेक्षा क्या जाएगी, नीचे ही रहेगी। लेकिन पट्टी पर यदि दाब कम है तो क्या होगा कि जो फूंक मारने पर पट्टी है ऊपर की ओर उठती है।
हम देखते हैं कि पवन का वेग क्या है, पवन का वेग बढ़ने से, इसको अच्छे से समझ लें, पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। यहाँ से आपने जितने भी क्रियाकलाप किए थे उनसे एक बात निकल कर के यहाँ से आई है कि जैसे जैसे हम पवन का वेग बढ़ाते जाते हैं वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन, कैसी, यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित हो। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि पवन का वेग बढ़ने से, यानी कि पवन की जो गति है वो तेज होने से, वेग बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है। अब उसी के कुछ उदाहरण यहाँ पर समझाए जा रहे हैं आपको कि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित होती है तो क्या होता है, यदि छत कमज़ोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि भवन के जो अंदर है का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है और उसके जो बाहरी छत के ऊपर का जो पवन का वेग है वो अधिक हो जाता है। इस कारण क्या होता है, जो कमज़ोर छतें होती हैं वो ऊपर उठ जाएंगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों को बताएं। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है। अब जिस पवन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पवन का वेग बढ़ जाता है, वो पवन बनती कैसे है उसके बारे में जानना है। यह वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप यह जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। ठीक है, ये हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी मैंने ये पॉइंट बताया था कि गतिशील वायु, जैसे जैसे वायु गति करती है उसी को हम क्या करते हैं, पवन कहलाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। अब देखते हैं, पवन सदैव अधिक वायुदाब से, अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। देखिए अब तक के चैप्टर में हमने 3-4 बातें यहाँ से सीखी। पहली जो ब्लैक कलर की जो लाइन आई थी उसमें हमने बताया था कि गतिशील वायु पवन कहलाती है, ये वाली थी, गतिशील वायु पवन कहलाती है। दूसरी ब्लैक कलर की लाइन आपके चैप्टर में ये वाली थी कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है, यानी कि पवन का वेग जैसे जैसे बढ़ता है वायु दाब कम हो जाता है। अब तीसरी आपकी जो मुख्य बात है इसमें, पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। इन बातों को ध्यान से आप याद रखें जिससे आपको चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगा। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, यानी कि दोनों दाबों के बीच में जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। यानी कि हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि वायु दाब में जो अंतर हमें दिखाई देता है उसी के कारण से क्या होता है कि जो पवन है उसका वेग उतना ही अधिक हो जाता है। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो वायु दाब है वो किस प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं, क्या ताप में भी भिन्नता के कारण ऐसा हो सकता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझने में आपकी सहायता करेंगे। और भी कुछ क्रियाकलाप यहाँ से हम इस चैप्टर में पढ़ते जाएंगे और जो मुख्य बातें हैं वो हमें अच्छे से समझ में आती जाएंगी यहाँ से। तो आज आपका जो चैप्टर है यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार कैसे होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।